नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन दुनियादारी है। हमारे आज के एपिसोड का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मुद्दा ये कि अगर किसी के लिखे शब्द, उसका बनाया कोई चित्र किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाए तो क्या किया जाना चाहिए। सहमत और असहमत होने तक रुकना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए, वैधानिक ढंग से विरोध करना चाहिए या फिर हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि फ्रांस में कुछ बड़ा हुआ है। वहाँ एक मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम से जुड़े कुछ कार्टून छापे हैं। ये वही कार्टून हैं जिनके चलते 5 साल पहले इसी मैगजीन पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें 12 लोग मारे गए थे। ये कौन सी मैगजीन है, स्केच क्यों छापे, एक बार इतना हंगामा हो गया तो दोबारा क्यों छापे, विस्तार से इन पर बात करेंगे। बात 60 साल पुरानी है। साल था 1960। इस साल फ्रांस में एक मैगजीन शुरू हुई। इसका नाम था हाराकिरी एब्दो। ये एक सटायर, व्यंग्य की पत्रिका थी। सरकारों, मंत्रियों, अधिकारियों, जजों और सेलिब्रिटी सब पर व्यंग्य करती थी। धार्मिक मान्यताओं की भी खिल्ली उड़ाती थी। और ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म इनके निशाने पर हो, ये हर तरह की धार्मिक मान्यताओं पर सटायर छापते थे। कभी आर्टिकल लिखते, कभी कार्टून बनाते। इसके अलावा ये मैगजीन महिला अधिकार जैसे प्रगतिशील मुद्दों पर भी स्टैंड लेती थी। हाराकिरी एब्दो फ्रांस की इकलौती सटायर मैगजीन हो ऐसा नहीं था। फ्रेंच जर्नलिज्म में व्यंग्य की पुरानी परंपरा है। व्यंग्यनुमा पत्रकारिता का ये इतिहास 1789 में हुई फ्रेंच क्रांति से जुड़ा है। उस समय सटायर के निशाने पर होती थी राजशाही। तब राज परिवार से जुड़े लोगों के स्कैंडल और विवादों को कार्टून के माध्यम से जनता के आगे रखा जाता था। राजशाही गई, लोकशाही आई, नई संस्थाएं बनी, सरकार, पुलिस, कोर्ट और बैंक, और तब ये संस्थाएं व्यंग्यकारों के निशाने पर आ गई। आप समझिए कि हाराकिरी एब्दो इसी फ्लेवर का जर्नलिज्म करती थी। अब आते हैं 1970 के साल पर। इस साल हाराकिरी एब्दो पर बैन लग गया। इसकी 2 वजहें थी। पहली, एक आगजनी की घटना। हाराकिरी एब्दो ने इस आगजनी पर हुई मीडिया कवरेज की खिल्ली उड़ाई। बैन लगाए जाने के पीछे दूसरी वजह बनी पूर्व राष्ट्रपति शार्ल द गोल की मौत। शार्ल की मौत पर मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर छापा, ट्रेजिक डांस एट कोलोम्बे, 1 डेड। कोलोम्बे उत्तरी पूर्वी फ्रांस का एक इलाका है। यहीं पर था पूर्व राष्ट्रपति शार्ल का घर। इन दोनों बातों को आपत्तिजनक मानते हुए सरकार ने हाराकिरी एब्दो पर बैन लगा दिया। बैन से बचने के लिए हाराकिरी एब्दो ने अपना नाम बदल लिया और रखा शार्ली एब्दो। कई लोग इसे चार्ली हेब्दो भी कहते हैं। नए नाम के साथ शार्ली हेब्दो मैगजीन अपने पुराने काम में फिर से जुट गई। ये वो दौर था जब फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की आज़ादी, इसे गंभीरता से लिया जाता था। शार्ली हेब्दो के लिए स्थिति मुफीद थी, पर एक दिक्कत थी, इसकी कॉपीज ज़्यादा बिकती नहीं थी, घाटा होता था और इसी के चलते 1981 में इसका पब्लिकेशन बंद करना पड़ा। 11 साल बंद रहा। 1992 में फिर से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ। तब इसके संपादक थे फिलिप वाल। फिलिप 1992 से 2009 तक मैगजीन के एडिटर रहे और उन्हीं के एडिटर रहते 2006 में शार्ली हेब्दो पर एक बड़ा विवाद हुआ। इसका संबंध था डेनमार्क के एक अखबार ईवलान पोस्टन से। 30 सितंबर 2005 को इस डेनिश अखबार ने 12 कार्टून छापे। इसमें कुछ कार्टून पैगंबर मोहम्मद के भी थे। अल्लाह या फिर पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाना इस्लाम में एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के स्वरूप की कल्पना करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। अल्लाह की तस्वीर बना सके ऐसी क्षमता इंसान के हाथ में नहीं, और कोई और ऐसा करने की कोशिश करे तो इस्लाम को मानने वाले उसे अपने ईश्वर की तौहीन मानते हैं। और यही मान्यता पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाने से भी जुड़ी है। इसके अलावा मूर्ति या तस्वीर बनाने को कई मुस्लिम कुफ्र भी मानते हैं, गलत मानते हैं। ईवलान पोस्टन के बनाए कार्टून्स पर और भी आपत्तियां थी। सबसे ज्यादा आपत्ति थी कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड के बनाए एक स्केच से। इस स्केच में एक दाढ़ी वाले आदमी की पगड़ी में बम दिखाया गया। कर्ट के मुताबिक इस स्केच में जरूरी नहीं कि पैगंबर को दिखाया गया हो, ये पगड़ी वाला आदमी कोई तालिबानी, कट्टरपंथी, आतंकवादी भी हो सकता है। कार्टून छपे, दलदला आ गया। ईवलान पोस्टन पर आतंकी हमले की कोशिश हुई। इसके कार्टूनिस्ट इस्लामिक वर्ल्ड के नंबर 1 टारगेट बन गए। ऐसे में सवाल उठता है कि ईवलान पोस्टन ने ये कार्टून छापे क्यों थे। अखबार का तर्क था कि उसने इस्लाम और इसकी कट्टरपंथी जमात की आलोचना पर चल रही बहस में योगदान दिया ये कार्टून छापकर। फिर सवाल ये उठता है कि डेनिश अखबार के छपे इस कार्टून से फ्रेंच मैगजीन शार्ली हेब्दो का लिंक कैसे जुड़ा।
यूं जुड़ा कि इवलान पोस्टन के कार्टून्स पर हंगामा हुआ और ऐसे में 2006 में शार्ली हेब्दो ने अपना एक स्पेशल अंक निकाला। इसमें इवलान पोस्टन के छापे कार्टून्स दोबारा छापे गए और साथ में एक हेडलाइन दी गई, मोहम्मद पर हावी हुए कट्टरपंथी। शार्ली हेब्दो के इस स्पेशल इशू की लगभग 4 लाख प्रतियां बिकी, लेकिन साथ ही इसे कट्टरपंथियों की धमकियां भी खूब मिली। मैगजीन के एडिटर फिलिप पर धार्मिक नफरत भड़काने का केस चला, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि फिलिप और उनका पब्लिकेशन मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ है। शार्ली हेब्दो के कार्टूनिस्ट ईसाई, यहूदी और दूसरे धर्मों पर भी व्यंग करते थे। इन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप भी लगता था। लिबरल जमात में कईयों को मैगजीन के सनसनीखेज होने की शिकायत भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद इस मैगजीन ने अपना अनअपोलोजेटिक रवैया बरकरार रखा। इस प्रसंग को फॉरवर्ड करते हैं, अब आते हैं 2011 पर। इस साल मैगजीन ने फिर एक स्पेशल अंक निकाला। इसमें भी पैगंबर मोहम्मद के स्केच थे। इस नए अंक पर भी हंगामा हुआ। किस शक्ल में हुआ हंगामा? मैगजीन के पेरिस स्थित दफ्तर पर बमबारी हुई, लेकिन उस दफा मैगजीन के किसी स्टाफ की जान नहीं गई। लेकिन इस हमले के बाद शार्ली हेब्दो ने अपना रवैया नहीं बदला। वो विवादित मुद्दों पर अपनी बेबाक राय देते रहे। उनसे जुड़ा सबसे बड़ा विवाद अभी होना बाकी था। ये क्या विवाद था? अगले बरस की बात है, 2012 की। इस साल अमेरिका में एक फिल्म नुमा वीडियो आया। इसका टाइटल था द इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स। इसमें पैगंबर को लेकर कई आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई थी। पूरे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में इस वीडियो पर हंगामा मचा, हिंसा हुई। मिडिल ईस्ट में तो कई अमेरिकी दूतावासों को भी निशाना बनाया गया। इस हंगामे को कवर करते हुए सितंबर 2012 में शार्ली हेब्दो ने फिर से पैगंबर के कार्टून छापने का फैसला किया। इनमें से कुछ कार्टून लोगों की नज़र में भड़काऊ थे। इसमें पैगंबर को बिना कपड़ों के दिखाया गया था। ऐसा इसलिए कि ये कार्टून द इनोसेंस ऑफ मुस्लिम से जुड़े विवाद और इसके जवाब में हो रही हिंसा पर बनाए गए थे। कार्टून का कैरेक्टर वही था जो कि उस विवादित वीडियो का विषय था। फ्रेंच सरकार को डर था कि इन कार्टूनों के चलते उनके देश और विदेशी दूतावासों को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में सरकार ने शार्ली हेब्दो से ये पब्लिकेशन रोकने की अपील की, लेकिन शार्ली हेब्दो नहीं माना। उसने कहा कि ये फ्री स्पीच के साथ और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। मैगजीन के उस वक्त एडिटर थे स्टीफन चार्बोनियर। उनका कहना था कि वो फ्रांस के कानून को मानते हैं, अफगानिस्तान या सऊदी अरब के कठमुल्ले कानून को नहीं। सितंबर 2012 में छपे इन कार्टून्स पर पहले से भी ज्यादा हिंसक प्रतिक्रियाएं आई। सबसे ज्यादा हिंसक 7 जनवरी 2015 को। इस रोज 2 आतंकवादी सेमी ऑटोमेटिक हथियार लेकर शार्ली हेब्दो के पेरिस स्थित दफ्तर में घुसे, अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसमें 12 लोग मारे गए। इसमें शार्ली हेब्दो के 11 पत्रकार थे। मरने वालों में मैगजीन के एडिटर और इसके सबसे बढ़िया कार्टूनिस्ट स्टीफन चार्बोनियर भी शामिल थे। किसने करवाया था ये हमला? ये हमला करवाया था अल-कायदा की यमन ब्रांच ने। इस आतंकवादी संगठन का कहना था कि उसने पैगंबर के अपमान का बदला लिया। इस हमले के 4 रोज बाद दोनों हमलावरों के एक दोस्त ने 4 और हत्याएं की। नवंबर 2015 में भी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने पेरिस में कई हमले किए, जिसमें 130 लोगों की जान गई। आप पूछ सकते हैं कि ये सब आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि शार्ली हेब्दो ने एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर कार्टून छापे हैं। वही कार्टून जिनके चलते उन पर आतंकवादी हमला हुआ था। ये कार्टून 1 सितंबर को मैगजीन के ऑनलाइन वर्जन में छपे, फिर 2 सितंबर के प्रिंट एडिशन में भी इन्हें छापा गया। दोबारा छापे जाने की वजह ये कि 2 सितंबर से शार्ली हेब्दो टेरर अटैक का कोर्ट ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 14 लोगों का मुकदमा चलेगा। ये सभी हमले में शामिल आतंकवादियों की मदद के आरोपी हैं। मैगजीन ने इस मौके पर स्केच छापने के लिए अपना पक्ष रखा। उसके मुताबिक ये स्केच ही तो हमले का कारण थे। इन्हें छापे बिना ट्रायल कैसे शुरू हो सकता है? मैगजीन के मुताबिक ट्रायल की शुरुआत के मौके पर यह स्केच ना छापना उनकी पत्रकारिता पर डरपोक होने का धब्बा लगाता। शार्ली हेब्दो के दोबारा कार्टून छापने पर फिर से धर्म बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस छिड़ गई। इस बहस के कई पहलू हैं। मसलन, क्या धार्मिक आस्था सैक्रोसेंट होनी चाहिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायित्व है कि वो धार्मिक मुद्दों को हाथ न लगाए? क्या ऑफेंड होना हिंसक हो जाने का बचाव है, या फिर आस्थावान इंसान शांति से अपनी सहमति और असहमति जताकर आगे बढ़ सकता है? अतिरेकता की स्थिति हो तो सही और गलत कौन तय करेगा? निष्पक्ष लोकतांत्रिक संस्थाएं या फिर आतंकवादी संगठन या ऑफेंड हुए, आहत हुए अलग अलग धर्मों के लोग? इस बहस में आप किस तरफ हैं? ये फैसला आपका है। बाकी शार्ली हेब्दो के उस विवादित अंक से जुड़े ज़्यादातर लोग अब दुनिया में नहीं हैं। उनका पक्ष बताने के लिए हम आपको मैगजीन के पूर्व एडिटर स्टीफन चार्बोनियर के एक ओपन लेटर की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। ये चिट्ठी उन्होंने आतंकवादी हमले में मारे जाने के पहले छापी थी। क्या था?
कल को अगर खुद को बौद्ध बताने वाले टेररिस्ट दुनिया में आतंक मचाते हैं तो हमसे कहा जाएगा कि उनके बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि इससे बौद्ध ऑफेंड हो जाएंगे। कल को अगर शाकाहारी आतंकी हर मीट खाने वाले को मारने की धमकी देता है तो हमसे कहा जाएगा कि गाजर का सम्मान करो, वैसे ही जैसे तीनों अब्राहमिक धर्मों के पैगंबरों का करते हो। लोग पूछते हैं कि आज के माहौल में मोहम्मद पर कार्टून छापना समझदारी थी क्या? मैं पूछता हूं कि क्या जब तक तालिबान के सबसे मूर्ख आदमी को मेरी कला समझ ना आए तब तक मुझे चुप रहना चाहिए? क्या केवल इमामों और मुसलमानों को ही अल्लाह, कुरान और पैगंबर के जिक्र की इजाज़त है? क्या इसके अलावा कोई इनका जिक्र करे तो वो इस्लामोफोबिक हो जाएगा? इस तर्क को मारना रेडिकल्स के हाथों की कठपुतली बनने जैसा है। ऐसा करके लोग केवल इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ा रहे हैं। ये था आज की बड़ी खबर सेगमेंट। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है सोलोमन आइलैंड से। इसका सबसे बड़ा प्रांत है मलाशिया। ये प्रांत देश से अलग होने के सवाल पर रेफरेंडम करवाने जा रहा है। इसकी वजह ताइवान बनाम चीन का मुद्दा। मलाशिया के राजनीतिक मुखिया हैं डेनियल सुइदानी, वो ताइवान समर्थक हैं, जबकि सोलोमन आइलैंड्स की केंद्र सरकार चीन की समर्थक है। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने ताइवान के साथ अपने 36 बरस पुराने रिश्ते खत्म करके चीन से हाथ मिलाया और मलाशिया तब से इसका विरोध कर रहा है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ 1 सितंबर को ट्विटर ने फिर से ट्रंप के ट्वीट पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई हुई 13 अगस्त को ट्रंप द्वारा किए गए ट्वीट पर, जिसमें एक वीडियो था। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक एवेन्यू नाम के एक गाने की क्लिप इस्तेमाल हुई थी। इस गाने के सिंगर हैं एंडी ग्रांट। उन्होंने ट्रंप के ट्वीट को कॉपीराइट का उल्लंघन माना। ग्रांट की शिकायत के बाद ट्विटर ने ट्रंप के इस ट्वीट को हटा दिया। तीसरी सुर्खी कंबोडिया से है। 1975 से 1979 के बीच यहाँ एक भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें 17 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस नरसंहार को अंजाम देने वाले दोषियों में एक नाम था कमांडर काइंग गुएक का। उसे 2012 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब जेल से उसके मरने की खबर आई है। अपने कोर्ट ट्रायल के दौरान काइंग ने जुर्म कबूल किया था, पीड़ित परिवारों से माफ़ी मांगी थी। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। बस कुछ ही हफ्तों में शुरू हो रही हमारी पॉलिटिकल किस्सों की इंटरनेशनल सीरीज तानाशाह में बात करेंगे कंबोडिया की तानाशाह पार्टी खमेर रूस की और इसके सबसे बड़े नेता पोल पॉट की। पर फिलहाल दुनियादारी में आगे बढ़ते हैं। बारी अब है तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 2 सितंबर और इसका संबंध है एक 19 साल के लड़के से। इस लड़के ने एक सुपर पावर के अभेद्य माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम में इतनी आसानी से सेंध लगाई कि सब हैरान रह गए। बात 28 मई 1987 की है। रूस की राजधानी मॉस्को के बीचों बीच रेड स्क्वायर नाम की जगह है और इसके पास ही है क्रेमलिन बिल्डिंग। पहले सोवियत और अब रूस दोनों इसी बिल्डिंग से चलते हैं। 28 मई की उस तारीख को एक सिंगल इंजन वाला प्लेन क्रेमलिन के सामने लैंड हुआ। इस प्लेन को उड़ा रहा था 19 बरस का एक पायलट मैथियस रस्ट। मैथियस फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से विमान उड़ाकर मॉस्को पहुंचा था। रास्ते में बर्लिन वॉल भी पार की थी, वो बर्लिन वॉल जिसे दुनिया सोवियत का आयरन कर्टन मानती थी। इतनी सुरक्षा होती थी वहां कि उसे लांघकर अंदर घुसाना अमेरिका और ब्रिटेन के बस की बात नहीं थी। और सोचिए, जो इनके बस की बात नहीं थी उसे एक 19 साल के लड़के ने कर लिया, पायलट ने कर लिया। सोवियत के भारी भरकम डिफेंस को ठेंगा दिखाया और क्रेमलिन के गेट तक पहुंच गया। मैथियस रस्ट मॉस्को क्यों आए थे? उनका कहना था कि मैं शांति दूत हूँ, पूर्व और पश्चिम के बीच शांति का पुल बनाने आया हूँ। मैथियस भले अमन की बातें कर रहे हों, लेकिन उनका यूं मॉस्को पहुंच जाना सोवियत की खिल्ली उड़ा गया। रक्षा मंत्री समेत कई सीनियर अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। और रस्ट, उनके साथ क्या हुआ? उन पर मुकदमा चला। आज से ठीक 33 बरस पहले 2 सितंबर 1987 को इस मुकदमे की शुरुआत हुई। उन्हें 4 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 14 महीने की सजा पूरी करने के बाद मानवीय आधार पर रस्ट को रिहा कर दिया गया। वो अब भी जिंदा हैं, 52 बरस के हैं, जर्मनी में रहते हैं और कहते हैं कि मुझे संतोष है कि कोल्ड वॉर के टेंशन को खत्म करने में थोड़ी कोशिश मेरी भी थी। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में हमेशा की तरह विश्व कविता सेक्शन। आज सुनिए अमेरिकी कवि डेविड मेसन की कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है कल्पना सिंह चिटनिस ने। हिंदी में कविता का शीर्षक है समुद्री नमक। कविता सुनिए, एक बेहतर दुनिया बनाइए। उम्मीद है कि कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। घास से उठती आभा चमकती है सांसारिकता की ढूंढ पर, विलीन हो जाएगी ये भी, पर क्या होगा ये सब शीघ्र। एक पतंग धागे का सिर हिलाती है, एक बादल बुनता है, उठती गिरती लहरों के ऊपर दूसरे बादल से जुड़ते हुए।
वे सब एक हुजूम की तरह आगे बढ़ते हैं और आसमान एक कफन बन जाता है सूरज के उस्तरे से कट कर। उसके बाद कुछ भी करने को बाकी नहीं। आत्मा, अगर सच में कोई आत्मा है, उन्मुख होती है प्रेम की तरफ, और जो भी उसे करता है संपूर्ण, सागर अचल उद्वेलित होता है। विचार मंथन करता हुआ नया कहने को कुछ नहीं। दिन बना घंटों से, घंटे क्षणों से, पर इनमें से भी कोई अपना नहीं। रेतीली हवा बाड़ों से होकर गुजरती है, घास की आभा मंद होती है, पर ये भी तो क्षण भंगुर। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।